Hey students, once again we are here. Hope you all are doing good. So बिना किसी देरी के शुरू करते हैं Strange Case of Britain. It's the next part of 10th class NCERT History Chapter First, the remaining part. Okay. So ब्रिटेन के स्ट्रेंज, अब ब्रिटेन यूनिफाइड कैसे हुआ उसके बारे में हम जानेंगे. द मॉडल ऑफ नेशन इज ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन. इन Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. वहाँ पे ना तो कोई revolution हुई और ना ही कोई विद्रोह हुआ, ठीक है. It was the result of long drawn out of process. यह बहुत बड़ी प्रोसेस की कहानी है. कैसे? बहुत बड़ी प्रोसेस है. There was no British nation prior to 18th century. 18वीं शताब्दी में कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं. The primary identity of people who inhabited British जो थे, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो थी इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश. ये समाज के तौर पे जाने जाते थे. इंग्लिश पीपल, वेल्स पीपल, स्कॉटिश और आयरिश, ऐसे बोला जाता था उन्हें. ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप होता है स्थानीय, ठीक है, एक ऐसा समाज जिसमें एक ही ग्रुप के लोग रहते हों और विभिन्न धर्मों के साथ साथ. had their own culture and political tradition. उनका अपना ही कल्चर था और अपने ही political traditions थे. As the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation. English nation जो था वो धन भी उनके पास काफ़ी था, ठीक है, उनकी जो महत्ता थी वो भी बहुत ज़्यादा थी और ताकत भी उनके पास काफ़ी थी. इसलिए वो दूसरे जो नेशन थे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे. द इंग्लिश पार्लियामेंट हैज सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688. इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने मोनार्की से पावर ले ली, मोनार्की की पावर सीज कर दी. एंड एंड ऑफ protracted conflict was instrument through which a nation state with England and its center came to be forced. बोला गया कि अब एक नया स्टेट बनेगा और उसका सेंटर क्या होगा? उसका सेंटर होगा इंग्लैंड, ठीक है. तो वो नया स्टेट कैसे बनता है अगली स्लाइड में पढ़ते हैं. इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड को मिलाना सबसे पहले. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. किसके बीच हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच. दैट रिजल्टेड इज द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. मतलब ग्रेट ब्रिटेन के जो यूनिफिकेशन के लिए कौन सा एक्ट जिम्मेदार है? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. किस किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच. इसका रिजल्ट क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मीन इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. मतलब अब स्कॉटलैंड किसका पार्ट होगा? इंग्लैंड का पार्ट होगा, ठीक है. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by the English members. The growth of British identity meant that the Scotland distinctive culture and political institution were systematically suppressed. उनको धीरे धीरे सही किया जाएगा, ठीक है, और उनको ग्रो किया जाएगा इंग्लिश लोगों के हिसाब से. जो स्कॉटलैंड के लोग थे वो उनका अलग कल्चर था, बट अब इंग्लिश लोग ये चाहते थे कि उनका कल्चर हम थोड़ा दबाकर और अपने कल्चर को प्रभावी वहाँ पे बनाएं, अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ाएं. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. Yes, अंग्रेजों ने, ऐसे तो अंग्रेज स्कॉटलैंड वाले भी थे, बट इंग्लिश पीपल उनसे थोड़े ज़्यादा हाई फाई थे, तो उनको सप्रेस कर रहे थे, उनको दबा रहे थे, उनको रिप्रेस के साथ, मतलब अपने रिगार्डिंग जो उनका इन्फ्लुएंस था वो उन पे थोप रहे थे कि तुम्हें ऐसा बनना है, हम जैसे कर रहे हैं तुम वैसे करो, ना कि तुम अपना करो. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language. Yes, जो बड़े लोग थे उनको बोला गया कि आप अपनी जो लैंग्वेज है ना वो भूल जाइए और अपनी जो देश की ड्रेस है उसको भी भूल जाइए. The large number were forcibly driven out from their homeland. और कईयों को तो ज़बरदस्ती उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया अगर जिन्होंने बात नहीं मानी, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड्स.
अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। पहले मिलाया स्कॉटलैंड, फिर मिलाया आयरलैंड। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, बिल्कुल वही कहानी आयरलैंड की है जो स्कॉटलैंड की थी। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, दो बंदों के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में, पहले कैथोलिक थे, दूसरे प्रोटेस्टेंट्स थे। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, और इंग्लिश लोगों ने किसकी सहायता मांगी? प्रोटेस्टेंट्स की। प्रोटेस्टेंट का मतलब अपना अधिकार पाने वाले लोग, बात बात पे आंदोलन करने वाले लोग, ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, उन लोगों का साथ किसने दिया? इंग्लैंड वालों ने दिया। किस लिए? आपको पता ही है, एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो आयरलैंड था वो एक बहुत बड़ी कैथोलिक कंट्री था। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, अब कैथोलिक जो लोग थे उन्होंने क्रांति भी की, मगर ब्रिटिशर्स डोमिनेंस ने उन्हें क्या कर दिया? दबा दिया, सप्रेस कर दिया। देखिए, सप्रेस कर दिया, विद्रोह कुचल दिया उनका। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फटाउन, उस जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? लीडर कौन था? वोल्फटाउन और यूनाइटेड आयरिशमैन थे। 1798 में हुआ था, सॉरी। आयरलैंड वाज forcibly incorporated into यूनाइटेड किंगडम इन 1801। सो आयरलैंड कब इंग्लैंड में मिला? 1801 में इनकॉर्पोरेट हुआ। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, वहाँ पे कौन सा कल्चर लागू कर दिया गया? इंग्लिश कल्चर। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक उसका सिंबल था। द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग नेशनल एंथम था। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रॉम्प्टेड एंड अदर नेशन सर्वाइव्ड ओनली द सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ऑफ दिस यूनियन, और उन्होंने कहा कि बोलनी है तो इंग्लिश बोलो, नहीं तो धीरे धीरे सीखो, मगर बोलनी तो तुम्हें इंग्लिश ही पड़ेगी। तो ये था जी यूनाइटेड नेशन ऑफ इंग्लैंड का बनना, यूनाइटेड किंगडम का बनना। ये देखिए, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड। तो ये जो था ये बन गया था एक पार्ट, ठीक है। ये सारे के सारे ये ग्रेट ब्रिटेन है। ओके, सो अब चलते हैं अगली स्लाइड पे हम। एल्गोरी, एल्गोरी का मतलब क्या होता है? एक अब्स्ट्रक्ट, एक असूझ सा विचार जिसके अंदर तुरंत ग्रीड मतलब लालसा, भूख, एनवी, तत्परता, स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम और लिबर्टी में फर्क होता है, ठीक है। फ्रीडम के अंदर क्या है? आपको रूल्स के रिगार्डिंग चलना पड़ेगा। फ्रीडम के अंदर क्या है? कुछ रूल्स है, हाँ आप फ्रीडम रखेंगे बट रूल्स के साथ। इंडिया के अंदर फ्रीडम है, ठीक है, बट लिबर्टी का मतलब देयर आर नो रूल्स, आप खुद मालिक है अपनी, आप जो चाहे वो करिए, दिस इज लिबर्टी। इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, ये सारी चीजें जब एक विचार में ढलकर किसी बात के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू जब आती हैं सामने, तो क्या कहलाती है? एल्गोरी कहलाती है। An allegorical story has two meaning, one is literal and other one is symbolic। एल्गोरी दो तरीके से हो सकती है, या तो बोलकर समझाई जा सकती है या बिहेव करके, नहीं तो संकेतों के द्वारा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एल्गोरी। अब बात करते हैं हम अगली स्लाइड की, विजुअलाइजिंग द नेशन। यहाँ पे अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ डू यू गिव फेस टू ए नेशन? अब आपने एक देश को एक चेहरा कैसे देंगे आप एक देश को? Artists in 18th and 19th century found out a way to personifying a nation। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के जो कलाकार थे, उन्होंने व्यक्तिकरण करने की कोशिश की देशों की, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे आर रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन, कि अगर एक कंट्री एक पर्सन होती तो उसे कैसे हम दिखाते, कैसे हम फेस करते, ठीक है। तो अगली बातें अगली स्लाइड्स में अगले पार्ट के साथ मिलते हैं जल्दी ही।